Good morning, dear student. I am Kavita Rani from Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Model Town, Sonipat. Today we will discuss about sources of finance, topic of 11th class from business study. So, dear student, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस डिस्कस करने से पहले हमें बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है फाइनेंस का मतलब? यस, बिल्कुल ठीक सोच रही हैं आप। फाइनेंस का नाम लेते ही आपके माइंड में आ रहा होगा रुपए, पैसे। ठीक है, बिल्कुल सही सोचा है आपने। फाइनेंस का मतलब रुपया और पैसा ही होता है। बट अब हम बिजनेस फाइनेंस की बात कर रही हैं, तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है व्यावसायिक वित्त, यानी बिजनेस में लगाया जाने वाला पैसा। फाइनेंस जो होता है बेटे, बिजनेस के लिए ब्लड की तरह होता है। जैसे इंसान के लिए ब्लड ज़रूरी है, बिना ब्लड के हम इंसान की लाइफ के बारे में नहीं सोच सकते, उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना अस्तित्व बचाने के लिए और उसे अपना स्मूथली अपना वर्क करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो चाहे हम बिज़नेस को शुरू करने की बात करें, तो जब हम बिज़नेस को शुरू करते हैं तो उसको शुरू करने के लिए हमें असेट्स को परचेज़ करना पड़ता है, और असेट्स परचेज करने के लिए हमें क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। इसी तरह से बिज़नेस के काम को स्मूथली चलाने के लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है। बिना फाइनेंस के आपका बिजनेस जो है लंबे समय तक नहीं चल सकता। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, यानी हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होंगे, कहाँ से हम बिजनेस के लिए धन इकट्ठा करें, और कहाँ से धन इकट्ठा करना व्यवसाय के लिए उचित रहेगा, और व्यवसाय धन इकट्ठा करने के विभिन्न सोर्सेज को सिलेक्ट करते समय उसकी कॉस्ट क्या होगी। इन और भी अदर बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके बारे में उसको विचार करना पड़ता है। हम आज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस की ही बात करेंगे। तो बेटे, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें फर्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यानी दीर्घकालीन वित्त के स्रोत। सेकंड होता है मीडियम टर्म फाइनेंस, यानी मध्यकालीन वित्त के स्रोत कौन से हैं, और तीसरा है आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंस, यानी अल्पकालीन वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं। तो चलिए आइए बेटे, एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी दीर्घकालीन वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं। दीर्घकालीन वित्त के स्रोतों में सबसे पहले है आपका इक्विटी शेयर, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स, यानी पूर्वाधिकार अंश, तीसरा है आपका डिबेंचर, यानी ऋण पत्र, फोर्थ है आपका रिटेन्ड अर्निंग, यानी बचाया हुआ पैसा, या फिर आप इसे प्रतिधारित लाभ भी कहते हैं, और लास्ट वन इज स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी विशेष वित्तीय संस्थाएं। तो आइए बेटे, 1 बाय 1 करके हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को के डिफरेंट टाइप डिस्कस करने से पहले आइए हमें सबसे पहले लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब पता होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वित्त के वो स्रोत होते हैं जब व्यवसाय को 10 वर्ष से अधिक समय के लिए यदि वित्त की आवश्यकता होती है, तो जिन जिन सोर्सेज से वो 10 वर्ष से अधिक के लिए फाइनेंस यानी वित्त इकट्ठा कर सकते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहा जाता है। तो आइए बेटे शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा इक्विटी शेयर्स, यानी समता अंश। तो आप सामने देख सकते हैं, इट रेफर्स टू दोज शेयर्स विच डोंट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट, यानी इक्विटी शेयर्स जो होते हैं इनको किसी तरह का कोई पूर्वाधिकार नहीं होता। कब पूर्वाधिकार नहीं होता इनको? इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड, यानी जो हर साल आप अपने अंशधारियों को डिविडेंड देते हैं, लाभांश देते हैं,
उसको पाने के लिए इन्हें कोई स्पेशल राइट, कोई प्रेफरेंस नहीं होती। एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, यानी अगर फर्म को समाप्त किया जाता है तो पूंजी की वापसी के समय भी समता अंशधारियों को कोई स्पेशल राइट नहीं होता। तो यहाँ पर बेटे हम जो इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर्स को कोई किसी तरह का कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता, ना तो डिविडेंड की पेमेंट करते समय और ना ही कंपनी के समापन की अवस्था में, जब कंपनी अपने अंशधारियों को या अपने ऋण पत्रधारियों को पेमेंट करती है तो समता अंशधारियों को किसी भी तरह का कोई स्पेशल राइट नहीं होता। समतांशधारी जो होते हैं वो कंपनी के ऑनर होते हैं, यानी कंपनी के मालिक होते हैं, और इन्हें कंपनी के किसी भी मीटिंग में पार्ट लेने का राइट होता है, साथ में इनको वोटिंग राइट भी होता है। इसके साथ साथ जो आपके इक्विटी शेयर्स जो होते हैं ये कंपनी के स्वामी की तरह ही माने जाते हैं। अगर हम इक्विटी शेयर्स से कंपनी के को क्या क्या लाभ होंगे, अगर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ इक्विटी शेयर से मिलेगा वो होगा परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर्स की पेमेंट जो है बेटा कंपनी के समापन की अवस्था को छोड़कर अन्य किसी भी अवस्था में इनकी पूंजी वापस नहीं की जाती। तो कंपनी को अगर इक्विटी शेयर्स को इशू करके कैपिटल मिलती है तो ये कंपनी के लिए एक परमानेंट सोर्स है। साथ साथ में इक्विटी शेयर्स इशू करके कंपनी अगर अपने वित्त को इकट्ठा करती है तो इससे कंपनी की इमेज को भी बढ़ावा मिलता है, कंपनी की रेपुटेशन भी अच्छी हो जाती है। साथ साथ में इक्विटी शेयर से पूंजी इकट्ठा करते समय कंपनी को अपनी किसी भी संपत्ति को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती। तो इक्विटी शेयर्स का मतलब समझ में आ ही गया होगा। तो आइए हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में नेक्स्ट जो है सोर्सेज है दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स यानी पूर्वाधिकार अंश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? पूर्व अधिकार, यानी जिनको कुछ पहले पाने का अधिकार होता है, कुछ स्पेशल प्रेफरेंशियल राइट जिन शेयर होल्डर को होता है। तो आप सामने देख सकते हैं, इट रेफर्स टू दोज शेयर्स विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड, यानी ऐसे अंशधारी जिनको लाभांश का भुगतान करते वक्त जो है प्रेफरेंस दी जाती है, एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, साथ में कंपनी के लिक्विडेशन यानी कंपनी के समापन की अवस्था में जिन्हें पूंजी भी पहले वापस पाने का अधिकार होता है उन्हें ही आप पूर्वाधिकार अंश या फिर प्रेफरेंस शेयर कहती है। तो प्रेफरेंस शेयर्स को के मीनिंग से आपको क्लियर है कि इनको दो स्पेशल राइट होते हैं। एक तो इन्हें इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड पाने का राइट होता है और दूसरा कंपनी के समापन की अवस्था में इन्हें पहले पूंजी वापसी का अधिकार होता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स को दो स्पेशल राइट होते हैं। बट यहाँ पर हम अगर कंपनी को प्रेफरेंस शेयर इशू करके फाइनेंस इकट्ठा करने में क्या क्या लाभ होंगे, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ा कंपनी को लाभ होता है कि कंपनी के प्रबंध में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यानी कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार जिस तरह से समतांशधारियों को होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये स्पेशल राइट नहीं होता। साथ साथ में कंपनी को फ़ायदा ये होता है कि प्रेफरेंस शेयर इशू करते वक्त कंपनी को अपनी किसी भी असेट्स को गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और साथ साथ में ये कंपनी के लिए स्थायी पूंजी के स्रोत होते हैं। जिस तरह से इक्विटी शेयर होल्डर को उनकी पूंजी की वापसी कंपनी के समापन की अवस्था में की जाती है, उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी कंपनी के समापन की अवस्था में ही पूंजी की वापसी की जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी सोर्सेज हैं। ठीक है, तो आइए अब हम थर्ड सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस की बात करते हैं। तो थर्ड सोर्सेज है बेटा डिबेंचर।
डिबेंचर यानी ऋण पत्र। ऋण पत्र क्या होते हैं? अगर जनरल लैंग्वेज की बात करें तो ऋण पत्र एक ऐसा सर्टिफिकेट जो कंपनी के द्वारा लिए गए ऋण का प्रमाण होता है। ठीक है, तो डिबेंचर्स क्या होती हैं, आप सामने मीनिंग देख सकते हैं। इट रेफर्स टू द लोन टू द कंपनी बाय द डिबेंचर होल्डर, कि डिबेंचर जो होते हैं ये डिबेंचर होल्डर के द्वारा कंपनी को दिया गया ऋण होते हैं, ऑन विच दे रिसीव अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिनके ऊपर डिबेंचर होल्डर को एक निश्चित दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो बेटे बिल्कुल क्लियर है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डिबेंचर ऋण पत्र होते हैं यानी ऋण का सर्टिफिकेट होते हैं, जिन पर कंपनी ने किन किन शर्तों पर ऋण लिया है ये शर्तें लिखी हुई होती हैं। साथ साथ में इन ऋण पत्र धारियों को एक निश्चित दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। वो ब्याज की दर क्या होगी वो भी इस सर्टिफिकेट पर लिखी हुई होती है। अगर डिबेंचर इशू करके कंपनी फाइनेंस इकट्ठा करती है तो इससे कंपनी को बहुत सारे फायदे हैं, जैसे प्रबंध में इनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के प्रबंध में किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। साथ साथ में डिबेंचर जो है कंपनी के लिए ऋण का एक सस्ता साधन होते हैं। अब सस्ता साधन कैसे होते हैं? देखिए बेटे, डिबेंचर पर जो ब्याज का पेमेंट किया जाता है वो एक फिक्स रेट से किया जाता है और वो डिबेंचर पर इंटरेस्ट की रेट जो होती है वो डिविडेंड की रेट से कम होती है। तो अगर कंपनी शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा करती है तो कंपनी को ज़्यादा रेट से डिविडेंड देना पड़ता है, लेकिन अगर डिबेंचर इशू करके कंपनी अपना फाइनेंस इकट्ठा करती है तो ऐसी कंडीशन में कम दर से इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है टैक्स बेनिफिट। डिबेंचर्स पर जो भी ब्याज का भुगतान किया जाता है कंपनी को टैक्स की पेमेंट करते वक्त उस ब्याज की छूट मिल जाती है। तो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिबेंचर इशू करके फाइनेंस को इकट्ठा करना कंपनी के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो नेक्स्ट सोर्सेज की बात करते हैं। नेक्स्ट सोर्सेज है हमारा रिटेन्ड अर्निंग, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिधारित लाभ। प्रतिधारित लाभ क्या होते हैं? कंपनी को जब भी लाभ होते हैं बेटे तो कंपनी अपने लाभ को, जितना भी लाभ है उस सारे लाभ को अपने अंशधारियों को नहीं बांटती है, बल्कि क्या करती है, लाभ का कुछ हिस्सा फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, भविष्य में बहुत सारी अनिश्चितताएं होती हैं, उन अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए कंपनी जो है अपने लाभ का कुछ हिस्सा अपने पास बचा कर रखती है, ताकि फ्यूचर में जब भी कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में सोचती है तो उसे आसानी से यहाँ से पैसा मिल जाता है, उसे बाहर से किसी से पैसा इकट्ठा नहीं करना पड़ता। तो रिटेन्ड अर्निंग जो है कंपनी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो आइए रिटेन्ड अर्निंग के मीनिंग को और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। जैसा आप सामने देख सकते हैं, इट रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटे यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं लाभों का वो हिस्सा जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। किसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता? अमंगेस्ट शेयर होल्डर, जिसको अंशधारियों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता एज डिविडेंड बट रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर यूज इन फ्यूचर, बल्कि जिसको भविष्य के लिए बिजनेस में ही बचाकर रखा जाता है उसे आप रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। रिटेन्ड अर्निंग के अगर लाभों की बात करें तो रिटेन अर्निंग जो है कंपनी के लिए एक बहुत ही सस्ता साधन है। अब सस्ता साधन कैसे है, ये सस्ता सोर्स कैसे है? क्योंकि रिटेन अर्निंग पर ना तो कंपनी को ब्याज का भुगतान करना पड़ता है और ना ही कंपनी को डिविडेंड की पेमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि कंपनी के पास तो रिटेन अर्निंग क्या है, लाभों का बचाया हुआ हिस्सा। ठीक है, और साथ साथ में
रिटेन्ड अर्निंग से कंपनी अपने भविष्य में अपनी कंपनी के विस्तार के बारे में आसानी से विचार कर सकती है। और अगर कंपनी अपना विस्तार करती है और साथ साथ में वो कहीं से बाहर के किसी भी सोर्सेज से अगर पैसा इकट्ठा नहीं करती है तो इससे कंपनी के शेयर्स की वैल्यू में भी इंक्रीज होता है। तो एक तरफ तो कंपनी को आप एक्सपेंड कर रही हैं और साथ साथ में कंपनी के शेयर्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। सो रिटेन अर्निंग जो है कंपनी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। आइए नेक्स्ट सोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, दैट इज स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, आप सामने देख सकते हैं। स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर सेट अप with the objectives of providing large amount of long term and medium term capital to the industry। देखिए बेटे, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ कि स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी लोन देते हैं वो कंपनी के लिए न सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है बल्कि मीडियम टर्म सोर्सेज भी हैं। तो अगर हम दीर्घकालीन वित्त के स्रोतों की बात करें या फिर आप मध्यकालीन वित्त के स्रोतों की बात करें तो स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो दोनों ही प्रकार के ऋण जो है संस्था को प्रोवाइड कराते हैं। अब ये स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? IFCI, ICICI, IDBI, UTI। तो बहुत सारी हमारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो संस्था को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। एक बात स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सबसे पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है बेटे 1948 यानी 1948 में IFCI जो है सबसे पहला स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। IFCI की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो IFCI यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना है वो 1948 में की गई थी और ये सबसे पहला स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहा है भारत में जो कि व्यावसायिक संस्थाओं को दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन जो है वित्त उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया। तो इस तरह से बेटे हमने दीर्घकालीन वित्त के स्रोतों को डिस्कस किया है जिसमें हमने सबसे पहले इक्विटी शेयर्स, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स, उसके बाद हमने जो डिस्कस किया दैट इज डिबेंचर, देन रिटेन्ड अर्निंग और पांचवा हमने किया है स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब हम मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यानी मध्यकालीन वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमारे डिबेंचर हैं, सेकंड है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स, थर्ड है हमारा पब्लिक डिपॉजिट और फोर्थ है हमारा कॉमर्शियल बैंक। इनमें से हम डिबेंचर जो है हमारा लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी था ना, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है। डिबेंचर यानी ऋण पत्र यानी कंपनी के द्वारा लिए गए ऋण का एक सर्टिफिकेट जिस पर ऋण की सभी शर्तों का उल्लेख होता है। डिबेंचर्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, डिबेंचर्स की वापसी कब की जाएगी और डिबेंचर्स के लिए अगर आपने किसी असेट्स को गिरवी रखा है तो उसके बारे में डिटेल जो है आपके डिबेंचर्स पर लिखी जाती है। सेकंड प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी हम दीर्घकालीन वित्त के स्रोतों में डिस्कस कर चुके हैं। प्रेफरेंस शेयर यानी पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार जिनको दो पहले अधिकार प्राप्त होते हैं। कौन से दो पहले बताया था मैंने? यस, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। इनको एक तो इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड पाने का राइट होता है और दूसरा स्पेशल राइट क्या होता है इन्हें, अगर कंपनी का समाप्त किया जाता है तो कंपनी के समापन की अवस्था में प्रेफरेंस शेयर्स को पूंजी की वापसी भी पहले की जाती है। ठीक है, तो
तो डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डिटेल में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में थर्ड है आपका पब्लिक डिपॉजिट। तो आइए पब्लिक डिपॉजिट के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक क्या होता है बेटा? पब्लिक का मतलब होता है जनता, है ना, यही होता है ना। और डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जमा। तो नाम में ही मीनिंग क्लियर है कि जब आप जनता से, पब्लिक से सीधे कांटेक्ट करके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सीधे आप जनता से अगर उनसे पैसा आप इकट्ठा कर लेते हैं और बदले में उन्हें ब्याज का भुगतान कर देते हैं तो उसे आप कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट। यानी पब्लिक से जब आप उन्हें एक निश्चित दर पर ब्याज का भुगतान करके सीधे पब्लिक से ही उनसे पैसा इकट्ठा कर लेते हैं तो उसे पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। तो आइए पब्लिक डिपॉजिट का मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। इट रेफर्स टू द डिपॉजिट्स दैट आर रेज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। ये ऐसे डिपॉजिट होते हैं जो सीधे जनता से ही प्राप्त कर लिए जाते हैं। पीरियड ऑफ डिपॉजिट कैन रेंज 6 months to 3 years। तो इस तरह से पब्लिक जो है व्यावसायिक संस्थाओं को 6 महीने से 3 साल तक अपनी जमा को उधार दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। तो इस कंपनी ने जो है पब्लिक डिपॉजिट से ही अपने लिए फाइनेंस को इकट्ठा किया था। ठीक है, तो अगर हम पब्लिक डिपॉजिट से कंपनी को क्या क्या लाभ होगा, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो अगर कंपनी सीधे पब्लिक से ही पैसा इकट्ठा करती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? कंपनी को नए शेयर इशू नहीं करने पड़ेंगे। अब अगर कंपनी नए शेयर इशू नहीं करेगी तो क्या होगा? कंपनी के शेयर होल्डर का कंपनी पर कंट्रोल जो है आप कुछ लिमिट तक कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ पब्लिक डिपॉजिट का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़ायदा कंपनी को ये होता है कि कंपनी को अपनी किसी भी असेट्स को गिरवी नहीं रखना पड़ता पब्लिक के पास। तो बिना किसी असेट्स को गिरवी रखे अगर कंपनी को लोन मिलता है, कंपनी को डिपॉजिट्स मिलते हैं, तो इससे अच्छी बात तो कंपनी के लिए हो ही नहीं सकती। लेकिन पब्लिक डिपॉजिट का एक नुकसान भी है कंपनी को। सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि पब्लिक डिपॉजिट जो होते हैं ये अच्छे समय के साथ ही होते हैं। यानी जब संस्था लगातार प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी को उसी समय पब्लिक जो है अपना पैसा कंपनी को देना चाहती है। अगर कंपनी लगातार रिस्क में है, यानी कंपनी को लगातार लॉस हो रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में पब्लिक जो है संस्था को पैसा उधार नहीं देना चाहती क्योंकि उन्हें अपना पैसा डूबने का डर रहता है। ठीक है, तो पब्लिक डिपॉजिट ठीक है, जब कंपनी लगातार प्रॉफिट अर्न कर रही है तब तो पब्लिक डिपॉजिट के सोर्स से कंपनी पैसा इकट्ठा कर सकती है, जबकि लॉस की कंडीशन में कंपनी को जो है पब्लिक डिपॉजिट से पैसा नहीं मिल सकता। सो नेक्स्ट जो हमारा मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है दैट इज कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं? ध्यान रखने की बात है बेटे, कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं ये सिर्फ आपके मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस नहीं होते, बल्कि ये आपके शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी होती हैं। यानी कॉमर्शियल बैंक यानी क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक का मतलब, कॉमर्शियल बैंक का मतलब होता है व्यापारिक बैंक। तो व्यापारिक बैंक जो होते हैं संस्थाओं को न केवल मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराती हैं, साथ साथ में ये संस्थाओं को अल्पकालीन ऋण की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक को जो है हम मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में भी ले सकते हैं और इनको हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में भी ले सकते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक के बारे में डिटेल में हम जो है शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमने 4 डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था? डिबेंचर्स, सेकंड प्रेफरेंस शेयर्स, थर्ड हमने जो किया दैट इज पब्लिक डिपॉजिट एंड द फोर्थ वन इज कॉमर्शियल बैंक।
तो आइए बेटे अब हम जो है शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या होता है? ये वित्त के ऐसे स्रोत होते हैं जो संस्था को 1 साल तक की अवधि के लिए वित्त उपलब्ध कराते हैं, यानी ऐसे सोर्सेज जिनसे संस्था को 1 वर्ष तक के समय के लिए वित्त की उपलब्धि होती है, उसे हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहते हैं। तो कौन कौन से हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस? सबसे पहले है कॉमर्शियल बैंक, सेकंड है ट्रेड क्रेडिट और आपका थर्ड है इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट। ठीक है, तो अल्पकालीन वित्त के स्रोत में आपके 3 आते हैं, कॉमर्शियल बैंक, सेकंड है ट्रेड क्रेडिट और थर्ड वन इज इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट। तो आइए 1 बाय 1 जो है हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये मध्यकालीन तथा अल्पकालीन दोनों ही प्रकार के वित्त के स्रोत हैं। तो कॉमर्शियल बैंक जो है व्यावसायिक संस्थाओं को 4 तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जिनमें सबसे पहले है बेटा ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट, कस्टमर हु हैव करंट अकाउंट आर अलाउड टू विड्रॉ मोर मनी देन लाइंग इन देयर अकाउंट। कि ओवरड्राफ्ट जो कस्टमर आपके बैंक के अंदर जिनका करंट अकाउंट है, बैंक उन्हें बैंक में जितना भी पैसा उनका जमा है उससे ज़्यादा पैसा बैंक से विड्रॉ करने की परमिशन देता है। यानी विड्रॉ का मतलब क्या होता है? निकालना। तो ये फैसिलिटी जो है बेटा आम आदमी को नहीं मिलती है, सिर्फ वो बिजनेसमैन जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती है, मार्केट में जिनकी गुडविल अच्छी है, तो बैंक उन्हें ही जो है उनके द्वारा बैंक में जमा किए गए पैसे से ज़्यादा पैसा विड्रॉ करने का राइट देती है। द मनी विड्रॉन इन एक्सेस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। तो जितना पैसा आपका बैंक में जमा है, अगर बिजनेसमैन को उससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ करने का राइट है और जितना पैसा एक्स्ट्रा बिजनेसमैन विड्रॉ करता है उसे ही आप ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक जो है बिजनेसमैन को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। सेकंड है आपका कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट आप सामने देख सकते हैं। कैश क्रेडिट का मतलब क्या होता है? कैश क्रेडिट का मतलब होता है कि जब बैंक जो है अपने कस्टमर को एक किसी असेट्स की सिक्योरिटी देने के बाद अगर कुछ पैसा उधार देता है तो उसे ही आप कहते हैं कैश क्रेडिट। यानी कैश क्रेडिट यानी कैश की उधार। ठीक है, उधार कैश ही है ना, उधार नकद यही है ना, ये सामने आप देख सकते हैं। तो जब किसी सिक्योरिटी के बदले में बैंक अपने किसी कस्टमर को कुछ पैसा उधार देता है उसे ही कैश क्रेडिट कहा जाता है। बदले में बैंक क्या लेगा? बदले में बैंक जो है अपने कस्टमर से इंटरेस्ट लेगा। यहाँ पर ध्यान में रखने की बात यह है बेटा, मान लो सिक्योरिटी है आपकी, सपोज करो 10 लाख की, ठीक है, और बैंक ने 10 लाख रुपए आपके खाते में आपको उधार दे दिए, लेकिन अभी तक अगर कस्टमर ने सिर्फ 6 लाख रुपीज़ ही 6 लाख रुपए ही निकाले हैं तो कस्टमर को ब्याज जो है वो 10 लाख पर नहीं बल्कि कितने पर देना पड़ेगा? सिर्फ 6 लाख रुपए पर कस्टमर को ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो कैश क्रेडिट क्या होता है? किसी सिक्योरिटी के बदले में जब बैंक अपने कस्टमर को उधार रुपए देता है और जितना भी पैसा कस्टमर के द्वारा विड्रॉ किया जाता है उस पर ब्याज लेता है, उसे ही कैश क्रेडिट कहा जाता है। सो नेक्स्ट हमारा जो कॉमर्शियल बैंक सर्विस देता है दैट इज शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन का मतलब होता है अल्पकालीन ऋण। तो अल्पकालीन ऋण में क्या करता है बैंक? अ बैंक गिव्स लोन टू इट्स कस्टमर इन वन लमसम अमाउंट। शॉर्ट टर्म लोन में बैंक जो है अपने कस्टमर को पैसा उधार दे देता है। तो जितना भी बैंक ने अपने कस्टमर को लोन दिया है कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
अब देखने में तो कैश क्रेडिट और शॉर्ट टर्म लोन आपको दोनों एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन में बेटे आपको चाहे आप उस लोन के अमाउंट में से कितना भी अमाउंट ड्रॉ करें या फिर आप विड्रॉ नहीं करते हैं, आपको पूरे लोन पर ही बैंक को ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। जबकि कैश क्रेडिट में हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? यस, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। उसमें हमने डिस्कस किया था कि जितना अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा सिर्फ उसी पर ब्याज देना होगा, ठीक है। जबकि शॉर्ट टर्म लोन में आपको पूरे लोन के अमाउंट पर जो इंटरेस्ट है पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो कॉमर्शियल बैंक सर्विस देता है दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल यानी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में जो है बैंक क्या करता है, बीआर का नाम तो सुना होगा आपने, बिल्स रिसीवेबल। तो बैंक जो है अपने कस्टमर को ये सर्विस प्रोवाइड कराता है कि जैसे सपोज करो आपको बीआर मिला है 3 मंथ्स के लिए, यानी आपको बीआर की पेमेंट जो है वो 3 महीने के बाद की जाएगी। लेकिन बैंक जब बीआर को डिस्काउंट करता है तो ऐसी कंडीशन में बैंक जो है 3 महीने से पहले ही आपको पेमेंट कर देगा, और जब कस्टमर बीआर की पेमेंट करता है तब बैंक जो है उस पेमेंट को ले लेता है। अब बैंक जो है अपने कस्टमर को 3 महीने पहले ही पेमेंट प्रोवाइड करा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बैंक क्या लेगा? बदले में कमीशन लेता है, ठीक है। तो जब बैंक टाइम से पहले अपने कस्टमर को बीआर की पेमेंट करते हैं और बदले में कमीशन लेते हैं, उसे ही कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल। तो इस तरह से कॉमर्शियल बैंक जो है व्यापारिक संस्थाओं को ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। सो नेक्स्ट हमारा शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है दैट इज ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट यानी व्यापारिक साख। ट्रेड क्रेडिट जो है बेटा एक्चुअल में ये एक तरह से बिजनेसमैन के द्वारा जो है अपने कस्टमर को दी जाने वाली फैसिलिटी होती है, या फिर सप्लायर के द्वारा जो है बिजनेसमैन को दी जाने वाली फैसिलिटी होती है। तो देखिए आप सामने देख सकते हैं, इट रेफर्स टू दैट क्रेडिट फैसिलिटी विच इज एक्सटेंडेड बाय वन बिजनेस मैन टू अनदर फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, आम भाषा में बात करें, तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है बेटे उधार माल को खरीदना या फिर उधार माल बेचना। तो यहाँ पर जो है ये इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है बिजनेसमैन माल को उधार खरीद लेता है। तो माल को उधार खरीदने के बाद वो माल को तो उसी समय प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसे पेमेंट जो है कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद पेमेंट करनी पड़ती है। तो उधार माल को खरीदना ही ट्रेड क्रेडिट कहलाता है। तो अब आपको माल की ज़रूरत तो अभी है, लेकिन पेमेंट आप अभी ऑन द स्पॉट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ट्रेड क्रेडिट जो है व्यावसायिक संस्थाओं के लिए अल्पकालीन वित्त का एक अच्छा स्रोत है। सो हमारा नेक्स्ट जो है शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है दैट इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट यानी अंतः कंपनी जमाई। तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी को दिया जाने वाला शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो होते हैं ये एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंशियल हेल्प देने का एक सोर्स है, ठीक है। और इस तरह से जो कंपनी जो है दूसरी कंपनी को फाइनेंशियल हेल्प देती है तो उसके लिए वो ब्रोकर्स की हेल्प लेती है। ब्रोकर्स क्या होते हैं? दलालों की मदद लेती है कंपनी। यहाँ पर एक बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस तरह की जो फाइनेंशियल हेल्प एक कंपनी दूसरी कंपनी को देती है, इन पर इंटरेस्ट की रेट जो होती है बैंकों द्वारा ली जाने वाली इंटरेस्ट की रेट से कहीं ज़्यादा होती हैं। अगर हम मेन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स की बात करें तो 3 मेन जो है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट हैं जो कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस हैं। दैट इज़
ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, सेकंड है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड द थर्ड वन इज इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो होती है ये बेटा एक कंपनी के द्वारा दूसरे देश की अगर आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, ठीक है, तो दूसरे देशों में यूएस डॉलर में इशू करती है। यानी एक कंपनी विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए अगर यूएस डॉलर में ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट को इशू करती है। सेकंड है बेटा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ये क्या होता है बेटा, ये अमेरिका से बाहर की जितनी भी कंपनी होती हैं वो जो अमेरिका के सिटीज़न हैं उनसे कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए जो है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट को इशू करती है। और थर्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ये जो होते हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यानी इनको क्या होता है, इसमें ध्यान रखने की बात क्या है कि इनको इशू करने वाली कंपनी तो जो होती है वो बेटा वो फॉरेन की होती है, लेकिन फॉरेन की कोई कंपनी जब इंडिया की मार्केट से पैसा इकट्ठा करना चाहती है तो वो इंडिया में इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है वो इशू करती है। तो इस तरह से एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्प करके उसे अल्पकालीन वित्त का एक अच्छा स्रोत उपलब्ध करवाती है। इसके साथ ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपने इसको पूरे अच्छे से और ध्यान से समझ लिया होगा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।